हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पीटी 365 जो विजन मैगजीन की करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसको आज हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा पॉलिटी सेक्शन का 5वां वीडियो है। क्योंकि हम ज़्यादा भाग भाग के नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो पैरा या तो जो लेसन वाइज दिया हुआ है मैगजीन में उस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिसमें आज हमारे 5वां वीडियो है। और जो हमारा टॉपिक उठ रहा है वो टॉपिक नंबर तीसरा है, जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। हम विजन मैगजीन की पीटी 365 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये यूपीएससी 2024 के लिए सबसे अच्छी और अब तक के जो आप देखेंगे ट्रेंड देते जाएंगे जितना भी रहा है करंट अफेयर का, सबसे अच्छी मैगजीन मानी जा रही है यूपीएससी की। करंट अफेयर के लिए ये सबसे अच्छी मैगजीन होती है। किसी भी टीचर या किसी भी यूट्यूबर से आप सुनेंगे तो आपको कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहते मिलेंगे वो कि आप करंट अफेयर के लिए आप ज़रूर से पीटी 365 विजन मैगजीन की पढ़िए। तो इसी संबंध में आज हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका तीसरा टॉपिक आया था पॉलिटी सेक्शन में, और वीडियो नंबर 5 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलते आता हूँ आपको कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान मतलब देना है कि उस टॉपिक में हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उस हेडिंग से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या वो जो हेडिंग करंट अफेयर में दी है वह हमारे नोट्स या हमारे बुक में किस पोर्शन से टच कर रहा है। जैसे ये टॉपिक देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। अब आपने केंद्र राज्य संबंध जब पॉलिटी में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि केंद्र राज्य संबंध को करने के लिए राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, सहकारी रिपोर्ट कौन सी आई थी, कौन से अनुच्छेद में है। तो इस तरह के डायमेंशन से जब आप एक बार सोच लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही से जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और कोई क्वेश्चन आता है जो आपके किसी पढ़े हुए टॉपिक से, मान लीजिए वो राज्यपाल की भूमिका से आ गया, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, तुरंत कि मैंने जो बुक या जो नोट्स मैंने पढ़े थे या करंट अफेयर के जो वीडियो देखा था हमने, उसमें ये टॉपिक यहाँ पास था। भले उस टॉपिक का डीप आपको ना याद आ पाए, लेकिन आपको टॉपिक याद आ जाएगा। जब टॉपिक याद आ जाएगा किस टॉपिक से, तो आपके क्वेश्चन को सही करने की जो परसेंटेज बढ़ जाता है वो 90% इंक्रीज़ हो जाता है कि आप कह रहे हो या मुझे तो याद आ गया वो चीज़। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का भी लगाएँगे तो आप एकदम स्मार्ट तुक्का लगाते हैं जब आपको वो हेडिंग याद आ जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? हाँ, ये है राज्यपाल की भूमिका। हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने लंबित विधेयक को लेकर अपने-अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है। राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान देख लेते क्या-क्या है। पहले जो ये देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब में जो विधानसभा थी उसने कुछ विधेयक पास किया और राज्यपाल ने उस विधेयक को रोक लिया। जब राज्यपाल ने उस विधेयक को रोक लिया तो क्या हुआ? तो तीनों जो प्रदेश की सरकार है वह सुप्रीम कोर्ट के पास गई और गुहार लगाई कि ये जो राज्यपाल के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है ये असंवैधानिक है। इस तरह का कुछ वहाँ उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उसी के लेके चर्चा में आ गया ये। अब देखते हैं राज्यपाल के पद की संवैधानिक प्रावधान जो संविधान में वर्णित हैं वो क्या-क्या हैं, देखते हैं। विधेयकों के संबंध में विकल्प क्या है? संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्यपाल के कुछ विकल्प दिए गए हैं जो कि तालिका में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं में से फ्रेम होगा। राज्यपाल को प्राप्त विकल्प और विधेयक की स्थिति क्या होगी? विधेयक को सहमति देना, तो विधेयक कानून बन जाएगा जैसे राष्ट्रपति के मामले में होता है। विधेयक पर सहमति रोकना, विधेयक कानून नहीं बन पाता है। जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका में लौटाना। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधित सहित या बिना फिर से पारित कर दिए जाते हैं और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब कि अगर राज्यपाल कोई विधेयक वापस लौटाता है तो विधायिका चाहे
तो उसमें कुछ संशोधन करें या कुछ संशोधन ना भी करें और वापस उसको राज्यपाल को दे दिया जाता है, तो राज्यपाल को उस पे अनुमति देना बाध्य हो जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। संविधान कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह कितना जल्दी हो सके पर जोर देता है। मतलब कि जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से फ्रेम हो जाएगा कि राज्यपाल को एक निश्चित समय दिया गया हुआ है कि आपको इतने समय में ये कानून पारित करना है, जो कि गलत है। कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फ्रेम होगा, अगर होगा तो, कि पूछेगा ऐसे है कोई एक, मतलब बोल देगा उपरोक्त में से 4 नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कौन-सा सही नहीं है। तो उसमें लिख देगा कि एक समय सीमा निर्धारित है, तो वो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे राष्ट्रपति विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्यपाल की राय में यदि कानून बन जाता है, तो हाई कोर्ट की शक्तियों को इतना कम कर कर देगा कि पोजीशन जिसकी पूर्ति के लिए वह कोर्ट इस संविधान द्वारा उपबंधित है, संकट में आ जाए। मतलब कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों से लेकर कोई अगर प्रश्न उठता है, तो वह राज्यपाल के लिए, जो राज्यपाल रहेगा वह राष्ट्रपति के लिए वह विधेयक को रोक देगा। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और राज्यपाल से संबंधित न्यायिक निर्णय। मतलब कि क्या-क्या, मतलब कि कौन-कौन से संविधान में अनुच्छेद जो हैं वो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को बताते हैं और राज्यपाल के संबंधित अब तक कितने वाद आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपने कुछ निर्णय दिए हैं। तो पहले देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या हैं। अनुच्छेद 153 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 देखेंगे, राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये तो अनुच्छेद में लिखा है। अब अनुच्छेद 155 देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये याद रखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 155 में लिखा है। अब आर्टिकल नंबर 161 में क्या लिखा है? राज्यपाल के पास दंड को क्षमा करने, परिहार, लघुकरण आदि की शक्ति होगी। अब देखेंगे अनुच्छेद 163, राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायक और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेखित है कि संविधान या इसके अधीन राज्यपाल से जहां अपेक्षित है उस मामले पर अपने विवेकानुसार अपने कार्य करेगा। मतलब कि राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने की भी सहमति दी गई है। फिर देखेंगे अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यानी जो जीत के आएगा विधानसभा में, उसकी नियुक्ति जो करेगा, जो उस मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की भी करेगा। अनुच्छेद 213 देखते हैं, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब कि जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसे आर्टिकल 213 में आप देखेंगे तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 217 देखते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। मतलब जो 114 सॉरी 217 में क्या लिखा है कि जब हम किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं, तो राय-मशवरा के लिए, 1 मिनट, राय-मशवरा के लिए या परामर्श के लिए हम राज्यपाल से भी पूछते हैं। तो देख ली कैसे दिख रहा है? हाँ, सब स्पष्ट आ रहा है। अब देखेंगे राज्यपाल के संबंध में न्यायिक निर्णय क्या-क्या अब तक आए हैं। सिर्फ नाम देख लेते हैं और थोड़ा बहुत उसमें देख लेंगे क्या-क्या है और बाकी आप भी पढ़िएगा। देखिए मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आपको यह स्वयं का कर्तव्य बनता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करिए विज़न मैगज़ीन की साइट पे जाके और साथ ही साथ इसको पढ़िए। 1 बार, 2 बार पढ़ लें। देखिए एक बार मैंने पढ़ा बता दिया सारा कुछ, उसके बाद 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको टॉपिक पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। इस मैगज़ीन को पढ़ने से देखिए फ़ायदा क्या होता है कि आपका करंट तो कंप्लीट हुआ, साथ ही इसमें जो बेसिक दिया हुआ है ये सब देखिए, ये सब बेसिक है पॉलिटी का। हाँ, यही सबसे क्वेश्चन बनने ये भी सब दे देता है।
तो आपका क्विक रिवीजन उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का क्विक रिवीजन भी हो जाता है। चलिए देखते हैं, शमशेर सिंह वाद जो 1974 में आया था उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। यानी कि वो अपने विवेक के अनुसार से नहीं रोक रहा है, तो वह क्या करेगा, वह मंत्रिपरिषद की सलाह से चलेगा। अब नाबान रेबियावाद जो 2016 का आया था वो देख लेते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्तियों से परे अपने विवेक का उपयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, राज्यपाल कोई ऐसा कार्य करता है जो संविधान के विरुद्ध है, तो उसकी जो भी कार्य होंगे उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय में की जा सकती है। हालिया निर्णय देख लेते क्या है, पंजाब राज्यवाद 2023 से पंजाब, तमिलनाडु और केरल गए थे ना, उन्हीं के बारे में है। पंजाब राज्यवाद में क्या आया है 2023 में, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजना हो पड़ेगा। इस विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पंजाब वाद में बोला है कि वह अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकता है, मतलब कि उसको देना होगा, जल्दी अपना कहते कोई निर्णय उस पे देना होगा, लेकिन कोई निश्चित समय इसमें नहीं बताया है, ना ही संविधान में बताया गया है। अब उपकुलपतिवाद 2023, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में अपनी संवैधानिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जब अ, राज्यपाल रहेगा वह कार्य करे कुलपति के रूप में, विश्वविद्यालय के, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करे, तो वह जो उसकी मंत्रिपरिषद में जो सलाह दी जाएगी वह उसके लिए मानना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जब वह कुलपति के तौर पे कार्य करेगा, तो वह जो मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की जो सलाह रहेगी उस पे कार्य करने को बाध्य नहीं है। आगे देखेंगे, तमिलनाडु राज्यवाद 2023 में क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। मतलब कि जो संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, लेकिन जब आप यही जो तमिलनाडु का जो केस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि अगर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद के पास भेजता है और मंत्रिपरिषद बिना किसी संशोधन के उसको वापस राज्यपाल को दे देती है, तो उसमें जो राष्ट्रपति के लिए आप जो राज्यपाल रहेगा उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। अब आगे देखते हैं। देखिए सही दिख रहा है। अब है रा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसे विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन से फिर से पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना संशोधन के वापस पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस समक्ष उसको राष्ट्रपति के समक्ष उसको फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब सहकारी संघवाद, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, आपको पता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया है। सहकारी संघवाद के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना सहकारी संघवाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में ज़रूर बनता है। आप कोई भी साल उठा के देख लीजिए, जो आपका प्री मेंस किसी भी पेपर में रहेगा तो आपका सहकारी संघवाद से प्रश्न आना अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि ये साल भर चर्चा का विषय बना रहता है और हर कोई संस्था चाहेगी कि उसके द्वारा जो नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी हैं, वो सहकारी संघवाद को अच्छे से समझें।
अगर वो संविधान के साथ-साथ सहकारी संघवाद को भी समझे, क्योंकि उनको प्रशासन चलाना है। प्रशासन चलाने के लिए सहकारी संघवाद का क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब जानना ज़रूरी होता है। इसलिए यह क्वेश्चन बनता है हमेशा। सहकारी संघवाद के बारे में देख लेते हैं। सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब लाइन आ गई है, तभी मैं इसको रेखांकित करने जा रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि ये कैसा संबंध है? एक क्षैतिज संबंध है। हुँ, ना कि ऊर्ध्वाधर संबंध है। संघ-राज संबंध कैसा है? एक क्षैतिज संबंध है। एकदम दिमाग में रट लीजिए, क्षैतिज संबंध है। क्योंकि इसलिए क्योंकि कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं हो पाएगा। देखिए, जब ऊर्ध्वाधर हो जाएगा जब ये संबंध, तो ज़ाहिर-सी बात है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है राज दब जाएगा और केंद्र उसके ऊपर आ जाएगा, जो कि सहकारी संघवाद के खिलाफ है। सहकारी संघवाद ये कहती है कि आप भी सीधा चलिए, मैं भी सीधा चलूँ। मतलब एक दूसरे के समकक्ष दोनों चलेंगे। इसी को सहकारी संघवाद कहते हैं। सहकारी संघवाद की परिकल्पना की जाती है। सहकारी संघवाद की परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और अन्य राष्ट्रीय और राज्य एजेंसी सहकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, ना कि अलग-अलग कार्य। मतलब कि कहने मतलब ये है कि जो सरकारी एजेंसी केंद्र की है और राज्य वह किसी कार्य को मिल बताएगी, लेकिन इस पर दोनों की एजेंसी साथ मिलके काम करनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन बनते हैं। 7वीं अनुसूची, यह समनुषंगिता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती सूची का निर्धारित करती है। आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे केंद्र के लिए अलग कार्य दिया गया है, राज्य के लिए अलग और समवर्ती सूची में अलग-अलग कार्य को बाँटा गया है, जो कि आप देखेंगे सहकारी संघवाद का एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 312 में क्या दिया है? इसके तहत अखिल भारतीय सेवाएँ, ये अखिल भारतीय सेवाएँ जो होती हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त होती हैं और राज्य में वो कार्य करती हैं। तो ये भी सहकारी संघवाद का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये सब सारे संवैधानिक उदाहरण हैं। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। एकीकृत न्यायपालिका, यह राज्य के साथ-साथ केंद्र कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायित्व है। अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र और राज्यों के बीच साझा हितों के विषय पर चर्चा एवं जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया है। 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप एक बार और मार्क कर लीजिएगा ज़रूर से। ये सहकारी संघवाद किस आर्टिकल में 269 में 263 में आता है। अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधित खंड को देख लेते हैं। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख एवं न्यायिक कार्यवाही को देश भर में पूर्ण विश्वास और मान्यता प्राप्त होगी। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास और न्याय प्रणाली को बढ़ाना है। अब क्षेत्रीय परिषद देख लेते हैं। इसकी स्थापना अलग-अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। साथ ही इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संवैधानिक निकायों के रूप में स्थापित किया जाता है। यानी क्षेत्रीय परिषद कैसी है? वह सांविधिक निकायों के रूप में आती है। कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, ये आप देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। ये किस अधिनियम के तहत होती है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से गठित की जाती है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, वह पहला कौन-सा राज्य था जिसका जो गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था, वो पहला राज्य कौन-सा था? कमेंट करिए। अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। संघ और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना या उपबंध किया गया है। आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। यह जीएसटी दरों और उसके
क्रियान्वयन के तौर तरीके को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व है। मतलब जीएसटी को आप जान रहे हैं, क्योंकि देखिए जीएसटी का कलेक्शन केंद्र राज्य के बीच में होता है, फिर उनको करों का बँटवारा होता है, तो वो भी 279 जो है एक आप देखेंगे संवैधानिक प्रावधान है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। देखिए ये सब जो कदम है ना, ये 4 ऐसे ऑप्शन बन के चले आएँगे आपके सामने कोई पेपर में, कहेंगे इसमें से कौन एक सही है या इसमें से कौन सही है, नीचे ऑप्शन देगा उपयुक्त सभी सही है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएँगे। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और यही जो आप पढ़े हुए हैं, यही आपको मेंस में भी काम आएगा। एक प्रश्न बन जाएगा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? तो आपको यही लिखना हुआ है और कुछ नहीं लिखना रहेगा। अब आगे देखते हैं, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों के हिस्से 32% से बढ़ाकर 42% कर दिए गए। किसमें? 14वें वित्त आयोग में क्या है कि पहले जो देखेंगे आप 32% राज्य का हिस्सा था, अब 42% कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एसोसिएशन योजना, हाँ, के तहत वित्तीय क्षेत्रों के बेल आउट संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन किया जाता है। अब नीति आयोग के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 2021 का जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन लोगों से गलत हो गया था। लोग अक्सर पढ़ते थे, लोगों से गलत हो गया था ये क्वेश्चन कि नीति आयोग का फुल फॉर्म ऐसा एकदम सटा हुआ, मतलब एक एक तो स्पेलिंग को लेकर ऐसे मिस्टेक उसमें की गई थी कि अच्छे-अच्छे हिल गए थे। इसलिए याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग द्वारा विविध कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर मुख्यमंत्री के उप समूह का गठन करना, पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत करनी। या आप देखेंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट होता है ना, जिसमें बहुत से जिलों को नंबर 1, 2 ऐसे श्रेणी में रखा जाता है। भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधार के लिए आदर्श कानून तैयार करना, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय राज्यों और द्वीपी राज्यों के विकास के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट पहल करना। ये सब कौन कर रहा है? या नीति आयोग के माध्यम से हो रहा है। अब आगे देखेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बदलाव अ, शुरू करने के लिए मानवीय पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणी कार्यवाही कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भविष्य में 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करना और उसका निर्णय करना भी शामिल है। अब देखेंगे अंतर राज्य सीमा विवाद, ये भी आप देखेंगे सहकारी संघवाद से संबंधित है। ये टॉपिक याद रखिएगा, हो सकता है इससे पूछ ले सहकारी संघवाद में क्या-क्या आते हैं? ऑप्शन बना दें, अंतर्राज्यीय जल सीमा विवाद, फिर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, फिर देखेंगे आप वो करों का बँटवारा, इस तरह के टॉपिक बन के आ जाएँ। तो आपको ध्यान होना चाहिए सहकारी संघवाद में क्या-क्या आता है। केंद्र राज्य संबंध ऐसे टॉपिक बन के आ जाएगा, पूछ लेगा उपयोग में से कौन सही है, 4 ऑप्शन के साथ 4 नीचे डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है सहकारी संघवाद में क्या-क्या टॉपिक भी आते हैं। आप देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, मतलब 2 राज्यों के बीच जो सीमा विवाद है उसके बारे में है ये। असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चली आ रही अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए एक बहुत पुराना विवाद चला आ रहा था असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, उस पर अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये दशकों से विवाद चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। अब थोड़े सीमा विवाद देख लेते हैं, किनके बीच क्या-क्या है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच भी है सीमा विवाद, देखेंगे। हाँ, पहला देखते हैं ये, इससे देखेंगे पहला नीचे दूसरा हाँ देखेंगे। पहला देखेंगे हरियाणा और हिमाचल के बीच जो बात है वो देखेंगे। पंचकुला के पास परवाणु क्षेत्र को लेकर विवाद है।
पहला आप देखेंगे जो हरियाणा और हिमाचल का है। उसके बाद देखेंगे आप कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, ये तो आप अक्सर देखेंगे। ये तो हम सब चर्चा में रहता है, जनवरी में तो हमेशा चर्चा में आ जाता है। दोनों के बीच बेलग्राम जिले को लेकर लेकर विवाद है। बेलग्राम जिले में ज़्यादातर मराठी भाषा आबादी निवास करती है। यह जिला 1956 में कर्नाटक के अधीन आने वाले पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बेलग्राम बेलग्राम से मुझे याद आया, बताइएगा कि बेलग्राम में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला, ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये आपका हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरा देख लेते हैं, हिमाचल और लद्दाख की सीमा विवाद देख लेते हैं। दोनों के बीच सरचू सीमा को लेकर विवाद है। यह लेह मनाली राजमार्ग के पास पड़ता है। अब चौथा देख लेते हैं, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का विवाद है, देख लेते हैं। और ये कहता है डोरमेट बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए जहाँ इस तरह लाइन है ये वाला, ये डोरमेट बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट, और जहाँ ये एक्टिव बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट देखेगा वहाँ एकदम क्लियर दिखाई दे, यहाँ देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना ये। चलिए, अतीत में दोनों के बीच मुख्य भूमि सीमा को लेकर विवाद रहा था। इसके बीच बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कनिका सैंड द्वीप को लेकर भी विवाद है। यानी कनिका सैंड द्वीप कहाँ है, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये अपने इंडिया में हो सकता है पूछ ले कनिका सैंड द्वीप कहाँ है, तो आप लगा दे कहीं मलेशिया वलेशिया टिक कर दे, नहीं। कनिका सैंडद्वीप कहाँ है? वह अपने भारत में है, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विवाद का विषय भी बना हुआ है। और पांचवा, पंजाब हरियाणा में देख लेते हैं। चंडीगढ़ को लेकर विवाद चलता रहता है। देखिए चंडीगढ़ को लेकर विवाद अक्सर ही बहुत पुराना चलते आ रहा है, बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। छठा देख लेते हैं, कर्नाटक और केरल विवाद देख लेते हैं। दोनों के बीच कसरगोड को लेकर विवाद है। यह नगर केरल के भाग है, जहाँ कई कन्नड़ भाषा लोग निवास करते हैं। सातवां देख लेते हैं, सातवां आप देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान को लेकर विवाद चलता है। गुजरात और राजस्थान को मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है, ये विवाद हो गए। अब इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं अंतर्राज्यीय सीमा विवाद उसको देख लेते हैं। राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के तरीके क्या हैं? न्यायिक निर्णय और एक न्यायिक निवारण देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवाद में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। जैसे भारत सरकार को एक या एक से अधिक राज्य के बीच विवाद हो तब, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। देखिए न्यायिक निर्णय में आप आर्टिकल 131 याद रखिएगा। ये क्या है? यह सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद या राज्य का केंद्र के साथ या केंद्र का राज्य के साथ कोई भी संबंध विवाद होगा तो उसका निर्णय लेगा आर्टिकल 131 के तहत। अब अंतर्राज्यीय परिषद देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्य के बीच विवाद के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना राज्य और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया है उसकी जांच करना और उस पर सलाह देना। कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों के समक्ष हित से संबंधित विषयों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना। ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। आप क्षेत्रीय परिषद देख लेते हैं। जोनल काउंसिल जो होते हैं ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए पुनर्गठन अधिनियम, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और मैंने आपसे पूछा था तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। हाँ, और एक ये वैधानिक निकाय है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद के बारे में क्वेश्चन पहले बन चुका है और उसमें ये बोला है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं,
ये एक वैधानिक निकाय है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ये केवल विचार विमर्श एवं सलाहकारी निकाय है, मतलब कि ये अपना विचार बताएगा, जो इसको सलाह लगेगी या जो उचित समझेगा ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब इसकी बातों के लिए निर्णय लेना है या इसकी बातों को नहीं लेना है, ये कुल मिला के सत्ताधारी पक्ष या जो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार उसके ऊपर डिपेंड करता है, या केवल विचार विमर्श और एवं सलाहकारी निकाय है। अब आगे देखेंगे हम क्षेत्रीय परिषद जो जोनल काउंसिल होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। ये जो आया था सीधा पूछा था 2022 का प्रीलिम्स, 2022 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स था, तब उसमें ये क्वेश्चन आया था मतलब क्षेत्रीय परिषद से संबंधित, और लिखा था उसमें पूछा था इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 4 ऑप्शन बनाया था, जिसमें दूसरे मुझे अच्छी तरह याद है, वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। तो उसमें पहले वाले में लिखा हुआ था गृह मंत्री, दूसरे में लिखा था भारत के प्रधानमंत्री। तो मुझे लगा क्षेत्रीय परिषद है यार, बीचों में बात होगी क्या होगा, मतलब टॉपिक मुझे क्लियर था एकदम कि क्या क्षेत्रीय परिषद है, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं। मुझे याद है, और जब मैं अपना दिमाग लगा था, अरे यार ये तो विवादों का समाधान, ये वो फलाना ढिकाना अधिनियम याद आ रहा था, लेकिन ये नहीं, और दिमाग में यह आ रहा था कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि गलत था, केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एकदम बेसिक से बना देता है ना, तो फिर एकदम दिमाग एकदम खुल जाता है, क्योंकि आपको टॉपिक तो पूरा आ रहा है, टॉपिक पूरा आने के बाद फिर उसका जो क्वेश्चन वो नहीं आता ना, तो बहुत गुस्सा आती, लगता है क्या पढ़ाई किए हैं। अब देखते हैं कि चलिए, क्षेत्रीय परिषद में अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद में देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आते हैं। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर हवेली आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आते हैं। यानी आपको कुल मिला के याद रखना है कि क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद है। हो सकता है प्रश्न में लिख दे कि 6 क्षेत्रीय परिषद है, जो कि गलत हो जाएगा, 5 है, याद ध्यान से रखना है बस। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा टॉपिक है कि वो क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद है। हाँ, ये भी अपने आप में बहुत विवादित टॉपिक है। ये भी कहते सहकारी संघवाद का ही टॉपिक है, उसी में हम लोग टॉपिक उसी वही पढ़ ही रहे हैं उसका, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि सहकारी संघवाद में क्या क्या आते हैं, क्योंकि जब मेंस लिखेंगे तो उसमें काम आएगा। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन मेंस से ही बन रहे हैं आजकल, मेंस के ही जो क्वेश्चन रहते हैं उसी को ही ऑप्शन में बना के थमा देते हैं, उसी में लोग घूमते रह जाते हैं, अरे यार क्या आ गया क्या आ गया। याद रखना है आपको, पीटी के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए, तब आप क्लियर कर पाएंगे पीटी। और पीटी को भी क्लियर करने से अच्छा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है आपको, कि आपको सीसैट क्वालिफाई करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ बनती है उसमें रिजर्वेशन होते हैं सबके लिए, हाँ, लेकिन सीसैट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सीसैट अगर आप कहते हैं हैंडीकैप है और आप जनरल हैं, कोई भी है, सबके लिए सीसैट का एक मापदंड बनाया गया है। ये बात लोगों को इतनी से समझ में नहीं आती, और सीसैट बहुत टफ बना रहा है, सीसैट नॉर्मल नहीं आ रहे हैं। लोग आप सोच रहे हैं अरे हमको थोड़ी गणित आती है, थोड़ा सा रीजनिंग करके चौका मार देंगे, ऐसा नहीं है। आप चौका मारने जाएंगे और पीछे सीधा महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, स्टंप बोल्ड कर देंगे आपको। बहुत ध्यान रखना है, सीसैट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सीसैट में अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो फिर मुश्किल है भाई। नहीं आ रही तो मैथ का 2-4 टॉपिक, जैसे कि आप समझ लीजिए कि प्रतिशत वाला हो गया, औसत हो गया, पाइप की टंकी हो गया, कार्य करने की क्षमता हो गया, ये सब टॉपिक 2-4-5 टॉपिक तो आपको एकदम आने ही चाहिए। 5 टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो चलिए ठीक है, क्योंकि अगर मान ली 25 क्वेश्चन आए तो 5 टॉपिक से, तो 5 टॉपिक में से तो आपको 5 क्वेश्चन तो इसमें से मिल ही जाएंगे, 5 से 6 अगर आप उनको कर ले गए तो आप ठीक है, वो है। साथ ही रीजनिंग पूरा आना चाहिए। आप कॉम्प्रिहेंसिव के भरोसे जा ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, कॉम्प्रिहेंसिव इतना
टफ होता है, इतना टफ होता है और उसका उत्तर क्या आयोग डिसाइड करेगा, उस आयोग को भी नहीं पता रहता है। उसका उत्तर वो क्या डिसाइड कर ले और बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सीसैट भी पढ़ना है, क्योंकि सीसैट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी जीएस में आप 100 में 100 क्वेश्चन टिक करके चले आइए, सीसैट आप पास नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। चलिए ये बात तो हो गई। ये ध्यान रखना सीसैट पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में पढ़ रहे थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण सेकंड यानी कि KWDT सेकंड के विचार के लिए कई सिफारिशों की मंजूरी दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण में धीमी गति के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की है। अब है अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए जो तंत्र है वो देख लेते हैं। देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 7 के अनुसार आप देखेंगे कि अ, अ, राज्य जल राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहर जल निकासी एवं तटबंध जल भंडारण तथा जल शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि ये विषय सूची एक संघ सूची में प्रविष्ट 56वें के प्रावधान के अधीन है और इसमें और कुछ नहीं। अनुच्छेद 262 देख लेते हैं। अनुच्छेद 262 इसके तहत इस अनुच्छेद के संबंध उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के लिए जल के उपयोग के वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के लिए न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित 2 कानून बनाए हैं। पहला आप देखेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के बारे में। ये आप मैप देखिए कि किस-किस के बीच किस-किस नदी का है, ये लेकिन याद कर लीजिए मैप। मुझे लगता है ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बना देगा कि जो रावी और व्यास जल प्राधिकरण किस-किस के बीच बना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच बना हुआ है। अब देखेंगे नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण किसके बीच बना है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। फिर देखेंगे कि महादायी जल विवाद किसके बीच में है? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। अब कृष्णा जल विवाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कि कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण किसमें है? तो वो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा। कावेरी जल विवाद ये तो अपने आप में आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी आ जाते हैं। गोदावरी जल विवाद के अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आ जाते हैं। फिर आएगा वंशधारा जल विवाद प्राधिकरण में, इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आ जाते हैं। तो ये आप एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं इस कानून के इस कानून के अंतर्गत यदि एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है, तो वह विवाद समाधान हेतु प्राधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 देख लेते हैं। इस अधिनियम का निर्णय तथा अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड गठन हेतु किया गया है। अनुच्छेद 162 जो है सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निर्णय देने से रोकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट को प्राधिकरणों के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 देख लेते हैं। यह नीति जल की कमी, इसके वितरण और असमानता, जल संसाधनों की योजना, प्रबंधन एवं उपयोग के एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव जैसे मुद्दे पर समाधान के लिए लागू की गई है। अब सूची 1 देख लेते हैं। यह प्रविष्टि 56 के अनुसार केंद्र सरकार उस सीमा तक अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी का विनिमय एवं विकास कर सकती है। अंतर्राज्यीय नदी के जल बंटवारे के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णयों में 1966 में हेलसिंकी नियम और कैम्पियोनी नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लेख किया था। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, ये देख लेते हैं कि 1966 में हेलसिंकी नियम प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल के समान न्याय संगत उपयोग को मान्यता देता है।
अब कैंपियोन नियम के अनुसार देख लेते हैं। इसके अनुसार बेसिन राज्य किसी अंतर्राज्यीय जल अपवाह बेसिन के जल का प्रबंधन न्याय संगत एवं उचित तरीके से करते हैं। मतलब ये पूछ लेगा कि हिंसिंग नियम और कैंपियोनिक नियम किससे संबंधित है, तो याद होना चाहिए आप अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। बस क्वेश्चन में यही पूछेगा, मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा। क्वेश्चन बस इतने पे रुक जाएगा कि हेलेंसिंग नियम और कैंपियोनिक नियम क्या है, तो ये जो आप अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। और ये जो आप है एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इतिहास मतलब कि जो बैक में पूछ जितने जल विवाद हुए हैं, क्या-क्या, कैसे-कैसे बना, उसके बारे में है और इसमें और कुछ खास नहीं है। अब जो चौथा टॉपिक आ गया न्यायपालिका, इसको हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम बहुत ध्यान से अच्छे से एक-एक टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। जल्द करने से बेहतर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कम पढ़ लीजिए, क्योंकि जल्द करने के आप सब पढ़ ले जाएँगे लेकिन कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित सही कर लेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए।